नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, नरेंद्र मोदी से देश नहीं संभल रहा और नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा, लेकिन दोनों की चाहत है कि इनके पास सत्ता अनंत काल तक बनी रहे। जब तक ये सियासत में हैं, कुर्सी इनके पास ही रहे और इसके लिए इन्हें जो तोड़ फोड़, तो जोड़ तोड़ जो भी करना है, गुनाह भाग जो करना है, करना पड़े, सब कुछ वाजिब है, सब करेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की इस सत्ता लोलुपता यानी कुर्सी के लालच को अब मजबूत विपक्ष का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही एनडीए में भी दरार पड़ती हुई दिख रही है। बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की प्रक्रिया पर केंद्र में सहभागी चंद्रबाबू नायडू सवाल उठा चुके हैं, तो वहीं बिहार की कानून व्यवस्था के बिगड़े हालात पर एनडीए के एक और साथी यानी चिराग पासवान भी लगातार चिंता जाहिर कर रहे हैं। आज तो चिराग पासवान ने खुलकर चुनाव को लेकर भी अपनी फिक्र जाहिर कर दी है। इधर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, इन दोनों के सवालों के जवाब बीजेपी के पास नहीं है और चुनाव आयोग का तो सीधा तरीका बन गया है कि जिस खबर के आधार पर ये लोग सवाल उठाएं उसे ही फर्जी बता दो। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। हो सकता है कि चुनाव आयोग को इससे फौरी राहत मिले, लेकिन जब विपक्ष के साथ जनता भी सवाल उठाने लगे तब चुनाव आयोग क्या करेगा ये देखना होगा। जनता की नाराजगी से तो लग रहा है कि बिहार में बीजेपी का बैंड बज रहा है। असल में बीएलओ यानी बूथ लेवल, ब्लॉक लेवल ऑफिसर पर जिम्मेदारी है कि वे लोगों के घरों तक जाएं, उनसे फॉर्म भरवाएं, हस्ताक्षर करवाएं। लेकिन कई वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें बीएलओ खुद ही फॉर्म भी भर रहे हैं और हस्ताक्षर भी कर रहे हैं। इन वीडियो को तो चुनाव आयोग ने नकार दिया है, मगर अब कांग्रेस ने कुछ और वीडियो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डाले हैं जहां लोग भी यही शिकायत कर रहे हैं जो शिकायत दूसरे वीडियोज में हो रहे हैं। अब चुनाव आयोग किन किन का मुंह बंद करवाएगा ये देखना होगा। इस बीच राहुल गांधी ने एक पोस्ट में बीजेपी पर सीधे चुनाव चोरी का इल्जाम लगाया है। राहुल गांधी ने क्या कुछ लिखा है जरा देख लीजिए। राहुल गांधी लिख रहे हैं कि बिहार में चुनाव आयोग एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर रंगे हाथ वोट चोरी करता पकड़ा गया। काम सिर्फ चोरी, नाम एसआईआर, पर्दाफाश करने वाले पर होगी एफआईआर। इलेक्शन कमीशन अब भी इलेक्शन कमीशन है या पूरी तरह बीजेपी की इलेक्शन चोरी शाखा बन चुका है, यह सवाल पूछ रहे हैं राहुल गांधी। तेजस्वी यादव ने भी आज ट्वीट किया है। तेजस्वी यादव लिख रहे हैं कि केंद्र की मोदी सरकार कैसे चुनाव आयोग के माध्यम से मतदाता सूची पुनरीक्षण के बहाने लोकतंत्र का चीरहरण कर संविधान को खत्म करने पर उतारू है। चुनाव में हार देख हर प्रकार के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, ये लिख रहे हैं यहां पर तेजस्वी यादव। तो बीजेपी और नीतीश का जो डर है उसे दोनों नेताओं ने यानी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने उजागर कर दिया है कि चुनाव में कहीं हार न मिल जाए। अब तो चिराग पासवान को भी यही डर लग रहा है। इसीलिए एक पोस्ट में सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए चिराग पासवान ने बीजेपी और जेडीयू सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। चिराग पासवान लिखते हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था आज एक गंभीर चिंता का विषय बन गई है। प्रतिदिन हत्याएं हो रही हैं, अपराधियों का मनोबल आसमान पर है, पुलिस प्रशासन की कार्यशैली समझ से परे है। आज पटना के रिहायशी इलाके में स्थित पारस अस्पताल के अंदर घुसकर अपराधियों द्वारा सरेआम गोलीबारी की घटना इस बात का प्रमाण है कि अपराधी अब कानून और प्रशासन को सीधी चुनौती दे रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बढ़ते आपराधिक मामले चिंताजनक है। ये बात यहां पर उम्मीद है कि प्रशासन जल्द ही कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए ठोस और कड़े कदम उठाएगी। ये बात यहां चिराग पासवान लिख रहे हैं। जी हां, कानून व्यवस्था बिगड़ने पर चिंता तो वाजिब है, लेकिन चिराग पासवान ने साफ कह दिया है कि बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बढ़ते आपराधिक मामले चिंताजनक हैं। चिराग कम से कम मान तो रहे हैं दोस्तों कि अपराध बढ़ रहे हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री ललन सिंह तो कह रहे हैं कि यह क्राइम नहीं, आपसी विवाद है। और पुलिस अधिकारी बता रहे हैं कि इन महीनों में वर्षों से ऐसे अपराध होते रहे हैं। इन शर्मनाक बयानों को साझा करते हुए कांग्रेस पार्टी ने लिखा है ट्विटर पे कि शर्म इनको आती नहीं
और ये दोनों तस्वीरें, इन दोनों के जो वीडियो है, इसको साझा किया है कांग्रेस पार्टी ने। चलिए, एक तरफ ललन सिंह, दूसरी तरफ वहां के जो पुलिस ऑफिसर हैं वो, ये दोनों क्या कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए इनकी जुबानी। मई जून में ज्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अभी हम और ये बैठे हुए हैं, हम इनको मार देंगे, ये हमको मार देंगे, ये क्राइम है। तो आपसी विवाद है और आपसी विवाद के में घटनाएं होती हैं। तो सुन लिया, आपसी विवाद के लिए घटनाएं होती हैं। दूसरी तरफ पुलिस अधिकारी कह रहे हैं, एडीजी कह रहे हैं कि इस सीजन में, इस मौसम में और खासकर 3 महीने अपराध बढ़ जाते हैं, अपराध तो होते रहते हैं। तो बिहार में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं और इन सब के बीच एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर सवाल भी खूब उठ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तेजस्वी यादव ने बिहार में जारी एसआईआर पर कहा है कि हमें एसआईआर से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनके तरीके लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। बिहार लोकतंत्र की जननी है और इसी बिहार से हम लोकतंत्र को खत्म होते हुए नहीं देख सकते। इसको लेकर हम हर पटल पर लड़ाई लड़ेंगे। मैं देश के सभी बड़े नेताओं को पत्र लिख रहा हूं। 19 जुलाई को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की एक बड़ी बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ है। उसमें ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम शामिल होंगे और अपनी बात को मजबूती के साथ रखेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने इसी मसले पर, जरा सुन लीजिए उनकी जुबानी। जो चीजें पहले से भाजपा ने, अमित शाह जी ने, मोदी जी ने जो तय करके उनको दिया है टारगेट, जो सूची, वही काम में वो लगे हुए हैं। ये डेमोक्रेसी के लिए जिस तरीके का प्रोसेस, हमको एसआईआर से दिक्कत नहीं है, लेकिन जो तरीके हैं इनके, ये लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। और हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं, लोकतंत्र में रहते हैं और बिहार लोकतंत्र की जननी है और इसी बिहार से लोकतंत्र को हम खत्म होते हुए नहीं देख सकते। इसको लेकर के हम हर एक प्लेटफॉर्म पर हम लोग जो है लड़ाई लड़ेंगे। देश भर के जितने बड़े नेता हैं उन सबको भी हम चिट्ठी लिख रहे हैं और 19 तारीख को दिल्ली में खड़गे साहब के यहाँ एक बड़ी बैठक इंडिया अलायंस की है, उसमें भी हम शामिल होंगे और अपनी बात को मजबूती के साथ जो है रखेंगे। अब तो सुन रहे थे आप, मजबूती के साथ रखेंगे अपनी बात को। 19 तारीख को इंडिया गठबंधन की बैठक में तेजस्वी यादव ने बिहार में जारी एसआईआर पर कहा है कि चुनाव आयोग ने 16 जुलाई को प्रेस नोट जारी किया जिसमें अलग अलग जानकारी थी। कल शाम को उस प्रेस नोट को हमने दिखाया भी था, स्क्रीन पर अगर ला सकते हैं तो अभी थोड़ी देर में आपको दिखा भी दूंगा। कल शाम को जो प्रेस नोट जारी हुई है, उस प्रेस नोट में हूबहू, ये प्रेस नोट देखिए, इस प्रेस नोट में हूबहू वही सूत्रों के हवाले से आई 35 लाख नामों को हटाने की खबर की पुष्टि हुई है। यहां पर तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे हैं कि अखबार की 3 दिन पुरानी खबर वही नंबर के साथ आखिर कैसे अखबार में आ गई और अब वही नंबर यहां पर कैसे चुनाव आयोग दे रहा है। जब प्रक्रिया चल रही है तो आंकड़े बदल सकते हैं। 2-3 दिन में कोई आंकड़ा नहीं बदला। सवाल खड़ा होता है कि अभी भी 1 हफ्ते का समय बचा हुआ है तो 35 लाख की यह जानकारी कहां से आ गई। कल भी हम लोग शाम को यही बात तो कर रहे थे। कई बार मैं अपने तमाम पैनलिस्ट साथियों से यही बात तो पूछ रहा था कि अभी एसआईआर का काम पूरा नहीं हुआ है, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का काम पूरा नहीं हुआ है, अभी पूरे लोगों ने फॉर्म नहीं भरे और अभी से आपने बता दिया कि 35,69,000 यानी लगभग 35,70,000 मतदाताओं के नाम काट दिए गए। कई जगहों पर तो बीएलओ अभी तक नहीं पहुंचे हैं। हमारे साथी कल रे साहब, अनिल रे साहब कह रहे थे कि उनके पास तो बीएलओ आया नहीं है, उनके पास अभी तक फॉर्म नहीं आया है। तो फिर ये 35 लाख नाम काट कैसे दिए गए? यही सवाल पूछ रहे हैं यहां तेजस्वी यादव। जरा सुन लीजिए उनकी जुबानी, तेजस्वी यादव की जुबानी। 3 दिन पहले की अगर बात करें तो सूत्रों के हवाले से खबर आया कि 35 लाख नाम
हटाए जाएंगे। 3 दिन पहले 35 लाख नाम हटा जाएंगे और उसके बाद अगर आप देखें तो ये इलेक्शन कमीशन का प्रेस नोट है। ये 16 तारीख का है, जिसमें अलग अलग जो बाहर जो लोग हैं कितना शिफ्ट कर गए, कितना हो गए, उसकी जानकारी है। लेकिन कल एक नोटिफिकेशन जो है प्रेस नोट इलेक्शन कमीशन जारी करता है और उसमें हूबहू जो सूत्र ने जानकारी दी 35 लाख, यानी 3 दिन बाद वही सर्टेन नंबर्स जो है इलेक्शन कमीशन भी देता है, हटाने की बात करता है। अब मेरा सवाल यहां खड़ा होता है कि इंडियन एक्सप्रेस तो या कोई अखबार में जो है शायद छपा था, जो सूत्र के हवाले से अखबारों में भी छपा 35 लाख का हटने का, जो अखबार में छपा 35 लाख वो 3 दिन पहले छपा। तो पहला सवाल ये होता है कि आप उसके 2 दिन बाद वही नंबर आप दे रहे हैं, यानी प्रोसेस तो ऑन है। जब प्रक्रिया चल रही है तो घटता भी बढ़ता है, तो ना घटा 2-3 दिन में, ना बढ़ा है, हूबहू वही नंबर जो है दिया गया है। और सवाल खड़ा होता है कि अभी भी 1 हफ्ता बाकी है, ये जानकारी कहां से आ गई 35 लाख की? अभी भी कई जगह लोगों के पास बीएलओ नहीं पहुंचे हैं, उनको मौखिक आदेश आया है कि खुद ही साइन करो, खुद ही थप्पा लगाओ और खुद ही अपलोड करो। आप सब लोगों ने, पत्रकार है, ईमानदार पत्रकार, उन्होंने अपने चैनल पे भी वीडियो लगाया है, अजीत अंजुम जी। उसमें क्या हो रहा है? कोई भी गाइडलाइन की प्रक्रिया जो है चालू नहीं की जा रही है। एक बीएलओ के साथ, बीएलओ का काम है घर तो घर जाना, लेकिन दरभंगा में एक जगह बैठ के बीजेपी की लोगों के साथ सूची बनाई जा रही है। अभी हम आपको वीडियो भी दिखाना चाहते हैं, देखिए ये वीडियो। तो सुन रहे थे आप, यहां पर साफ साफ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वीडियो जो है वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सवाल वही है कि 3 दिन पहले अखबार जिस खबर को छापता है, जिन आंकड़ों को छापता है, उन्हीं आंकड़ों के साथ आखिर चुनाव आयोग 3 दिन बाद प्रेस रिलीज कैसे जनता तक और खासकर मीडिया तक पहुंचा देता है। तो आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि क्या बीजेपी और नीतीश के हाथों से छूट रही है बिहार की कमान। नीतीश और बीजेपी की खिसक रही है जमीन बिहार में, लेकिन इन सबके बीच इंडिया गठबंधन की एक बड़ी बैठक इधर दिल्ली में, और क्या वहां से आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। इन सब पे हम चर्चा करेंगे इस न्यूज पॉइंट में। आइए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए, 3 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं इस वक्त। तीनों का स्वागत करता हूं। प्रशांत टंडन जी हमारे साथ हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, प्रफुल्ल कोलख्यान जी हैं। तीनों का स्वागत है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। प्रशांत जी, आपके पास ही आना चाहता हूं, और सबसे पहले सवाल यही है, बहुत सारे सवाल हैं, एक एक कर चलेंगे हम। सुबह सुबह बिहार से खबर आई, और खबर यही कि फिर इतना ही नहीं, पारस हॉस्पिटल उसके अंदर घुस के, आईसीयू में घुस के मार डाला। पुलिस की सुरक्षा में था जबकि सामने वाला, उसके बाद मार डाला। और पुलिस अधिकारी जो है एडीजी, वो साहब क्या कह रहे हैं कि चूंकि इस समय किसान भी फ्री रहते हैं, सुनिए, किसान भी फ्री रहते हैं, इसलिए अपराध की घटनाएं बढ़ जाती हैं, मतलब किसान अपराधी हैं, यह माना जाए। दूसरी तरफ ललन प्रसाद सिंह का आपने सुन लिया। तो ये बिहार में एक तरफ अपराध है। नीतीश बाबू सो रहे हैं, बिल्कुल वो चले गए हैं शवासन में। योग जो जानते हैं, ऐसे भी मोदी जी योगा को बहुत प्रमोट करते हैं, तो शवासन बढ़िया आसन है, उसी में चले गए हैं शायद नीतीश कुमार जी। बोलते नहीं, हम चुप रहेंगे। लेकिन इन सब के बीच एसआईआर की जब बात आती है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की बात आती है, मतदाता सूची वेरिफिकेशन की बात आती है, तो वहां पर धांधली ही धांधली है, दिख रहा।
और चुनाव आयोग, राहुल गांधी ने आज एक ट्वीट किया है, उस ट्वीट को चुनाव आयोग ने फेक करार दिया है, मिसलीडिंग। चुनाव आयोग मजे ले रहा है। आप ट्वीट कीजिए, अभी देखिए 1 घंटे में प्रशांत जी आपका ट्वीट चुनाव आयोग फेक करार दे देगा, आप मिसलीड कर रहे हैं। तो इसलिए ये आखिर खेल क्या हो रहा है जरा समझा जाए। रोज घटनाक्रम, रोज सोचता हूं कि आज बिहार पर चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन रोज कुछ ना कुछ ऐसी बात आ जाती है कि बिहार पर चर्चा करनी पड़ती है। प्रशांत जी, अभी कुछ ही दिन पहले एक उद्योगपति खेमका की हत्या हुई पटना जी में। जी, और अब आप सोचिए कि उनके परिवार को या उद्योग जगत से जुड़े हुए दूसरे लोगों को, जिनके ऊपर रंगदारी, वसूली, दुनिया भर की थ्रेट्स हैं, उनको क्या लग रहा होगा, कैसा लग रहा होगा कि अगस्त में तो, जुलाई में तो ये होता ही है। जी, एक आपको याद होगा कि सिद्धार्थनाथ सिंह एक स्वास्थ्य मंत्री थे उत्तर प्रदेश के, और गोरखपुर में जब बच्चे मर रहे थे हॉस्पिटल में, वहाँ के मेडिकल कॉलेज में, तो उन्होंने भी यही कहा था, सितंबर में तो बच्चे मरते हैं। तो ये बहुत असंवेदनशील लोग हैं कि जो हत्याओं को, क्राइम को इस तरीके से हल्केपन में लेते हैं। और असली में क्या है कि इनको अभी इस बात का घमंड है कि हमारी हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स चल रही है, नफरत की पॉलिटिक्स चल रही है, मीडिया हमारे जेब में है, तो हम जो भी करेंगे सब ठीक है। जितनी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं, जितनी भी असंवेदनशील बातें कर रहे हैं, वो सच है, वो सब ठीक, जायज़ है। लेकिन इन लोगों को समाज की, जरा समाज का इतिहास भी पढ़ें कि समाज कैसे बदलता है, और जब समाज बदलता है तो सारे घर के बल बदल देता है। और बिहार में ऐसा लग रहा है कि बिहार में ये जो एनआरसी नुमा वोटर रिवीजन हो रहा है वोटर लिस्ट का, इसको लेकर भी समाज एक जवाब तो देगा देर सवेर, क्योंकि जो कष्ट, जो तकलीफें असम के लोगों ने 4 साल झेली कागज में, एनआरसी के दौरान 4 साल चला वहाँ पे, असम के 3 करोड़ लोगों ने, जी, बिहार के 8 करोड़ लोग इस पूरे दर्द को 1 महीने में झेल लेंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि बिहार के लोग जो है इसका जवाब नहीं देंगे, प्रतिकार नहीं करेंगे। हाँ, एक बात जरूर चिंताजनक है। वो चिंताजनक बात ये है कि क्योंकि मीडिया जेब में है, एक कार्यकर्ता ब्यूरोक्रेसी है, चुनाव आयोग भी इन्हीं का काम करता है, निष्पक्ष नहीं है, दिखाई दे रहा है, सामने दिख रहा है। जी, तो हम उसमें लीपापोती करें। चुनाव आयोग का एक खास नजरिया रहा है, तो चुनाव आयोग के भरोसे अभी इनको अभिमान है कि ये सब ठीक कर लेंगे। देखते हैं आगे कि कैसे ठीक कर पाएंगे। तो और कल भी मैंने ये कहा था कि 24 तारीख का जो इनका नोटिफिकेशन है, उसकी एक भी चीज मान नहीं रहे। ये धाराशायी हो चुका है, ये खत्म हो चुका है, ये विफल हो चुका है। इसको चुनाव आयोग भले ही सुप्रीम कोर्ट को कुछ आंकड़ा बताने के लिए कर दे कि इतने फॉर्म्स आ गए और इतने हो गए, ये वोटर लिस्ट जिस तरीके से चुनाव आयोग चाहता है वो 1 महीने में बन नहीं पाएगी। और उसमें धांधली सबसे बड़ी यही है कि आप ट्रैकिंग खत्म कर रहे हैं। जी, कौन से आप बताइए कि जो 11 आप डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, वो 11 डॉक्यूमेंट में भी कौन सा है जो कि नागरिकता साबित करता है? और जो नागरिकता साबित करने वाला जो उपयोगी डॉक्यूमेंट है, आधार है या वोटर आईडी कार्ड है, उसको आपने खारिज कर दिया। राशन कार्ड को खारिज कर दिया, सिर्फ इसलिए खारिज कर दिया क्योंकि उनकी ऑनलाइन ट्रैकिंग हो जाती है। पॉलिटिकल पार्टीज ट्रैक कर लेंगी
कि ये मतदाता कौन है, कहाँ पे रहता है, कहाँ से आया है, पहले कहाँ था, अब कहाँ है, महाराष्ट्र का है कि हरियाणा का है, गुजरात का है, ये पता चल जाएगा। तो वो पता ना चल पाए इसलिए ऐसा चीज कर रहे हैं कि जिसकी ट्रैकिंग ही ना हो पाए। बहुत सारी डिबेट हम लोग राजीव जी 3 हफ्ते से यही डिस्कस कर रहे हैं और बहुत सारे आंकड़े, बहुत सारी चीजें, लेकिन कुल मिला के ये है कि ये पूरा जो एक्सरसाइज है एनआरसी का या वोटर लिस्ट अपडेट का, ये पूरा का पूरा फेलियर है, डेमोक्रेसी के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है और ये इलेक्शन कमीशन इसको आमादा है करने में। उसकी एक बड़ी साफ वजह है कि अपोजिशन तो बहुत मुस्तैद है ही है, अंदर से भी एक अपोजिशन खड़ा हो रहा है जी। वो 2 अपोजिशन है, एक तो ब्यूरोक्रेसी के अंदर। मैं बता दूं कि जिस तरीके से सीज फायर हुआ है उसको लेके बहुत खलबली है ब्यूरोक्रेसी, बहुत लोग नाराज हैं, बहुत नाखुश हैं जिस तरीके से सीज फायर हुआ है। और उसमें बहुत सारे अधिकांश लोग जो है वो रूल ऑफ लॉ और संविधान को मानने वाले लोग होते हैं और उनको एक हद तक वो डरेंगे, एक हद तक वो डर के मारे नहीं बोल पाते, लेकिन नाराजगी है और बेचैनी है कि ये कैसे हो रहा है काम। तो ये निरंकुश सत्ता जो इनके पास है उस पर काम हो रहा है। दूसरा एक बड़ा विरोध आरएसएस की तरफ से हो रहा है और वो मैं दूसरी बार में आऊँगा तो उस पर डिटेल बताऊँगा कि आरएसएस की तरफ से क्या विरोध हो रहा है, क्योंकि कल मोदी जी बिहार जा रहे हैं और तमाम सारे उद्घाटन और पैकेजेस वहाँ पे अनाउंस 19 को जा रहे हैं, तो तमाम सारे पैकेजेस और वो अनाउंस करेंगे वहाँ पे। लेकिन उसके आरएसएस क्या कर रही है वो भी ध्यान देने वाली बात है, उस पर हम लोग बात करेंगे जब मैं दूसरी बार आऊँगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, दोबारा आपके पास आता हूं। तो आरएसएस आखिर कर क्या रहा है और क्या करने जा रहा है, आखिर क्यों नाराज है, नाराजगी क्या है, इन सब पे हम बात करेंगे सेकंड राउंड में जब आपके पास आएंगे। बिहार की खबर, बिहार फोकस्ड इसलिए है, कई बार बोल चुका हूं, एक आध साथी लिख रहे हैं कि आप बिहार इतना करेंगे तो हम न्यूज़ देखना छोड़ देंगे। आप छोड़ दीजिए भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिहार बहुत इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में। मैंने लिखा भी है मुकेश जी को, मुकेश मिनेकर को, और मैं अभी कह भी रहा हूं कि बिहार में जो घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम से आप और हम सब प्रभावित हैं, प्रभावित होंगे, आज नहीं तो कल। यानी ये आप वही बात कर रहे हैं कि जब तक आपके घर में आग ना लगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आग होती क्या है, आपको जब तक चोट लगे नहीं तब तक आपको पता न लगे कि दर्द होता क्या है। तो अगर ऐसा आप सोचते हैं तो न्यूज़ जी। प्रशांत जी आप कुछ कह रहे हैं? इसी में एक बात जोड़ दूं, देखिए अभी मैं एक कार्यक्रम से होकर आ रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, वो असम के बारे में। तो वहाँ मैंने यही बात की कि जब असम के लोग कागज ढूंढ रहे थे तब देश के बाकी लोग शांत थे जी। अब यही काम बिहार कर रहा है, जो असम के जनता ने 4 साल में किया, बिहार को 1 महीने में करना है। और अगर इसमें बाकी लोग भी खामोश रहेंगे तो देखिए नंबर सबका आएगा। बिल्कुल 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 वही बात है। प्रोफेसर रविकांत जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इधर प्रफुल्ल कोलख्यान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं, और अब अनीश कुमार जी भी हमारे साथ सीधे पटना से जुड़ गए हैं, बिहार से जुड़ गए हैं, और उनसे भी बिहार में चल क्या रहा है ये हम जानेंगे। और बहुत सही आप कह रहे थे प्रशांत जी कि जिस समय एनआरसी को लेकर असम में हाहाकार मचा हुआ था तो पूरा देश जो है वो शांत बैठा हुआ था। या इधर जब दिल्ली में आप याद कीजिए सीए एनआरसी को लेकर जब उस ठंड में, कड़कती ठंड में, जब शाहीन बाग में आंदोलन चल रहा था तो देश के कई कोनों में, कई जगहों पर लोग हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन वही है कि जब आपके ऊपर आती है तो बात तब तक बहुत दूर तक निकल चुकी होती है। इसलिए दोस्तों आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि मुद्दे को भटकाने की कोशिश मत कीजिए। आज ओडिशा में कांग्रेस का ओडिशा बंद था। बहुत कहें तो कांग्रेस ने अपनी पूरी पुरजोर कोशिश की और बंद का आह्वान किया, बंद कर लिया। सरकार ने, प्रशासन ने अपनी तरफ से पुरजोर इसको विरोध करने की कोशिश नहीं की सरकार ने, लेकिन इतना ज़रूर किया कि सरकार ने पहले से ही अपनी व्यवस्था जो है, कानून व्यवस्था को टाइट करके रखा हुआ था।
इसके अलावा और कोई खबर नहीं है वहां से, ओडिशा से, इसलिए इससे ज़्यादा कोई खबर दे नहीं सकता। कांग्रेस के लोग अगर खबर देना चाहते हैं तो हम लोग ओपन हैं, हमारा ईमेल है, बाकी है वो दे दें, हम ज़रूर खबर पहुंचाएंगे। लेकिन खबरें अगर हैं हमारे पास, जो हैं वो तो हम पहुंचाएंगे। 35,70,000 मतदाताओं के नाम, अनिश जी आपके पास ही आना चाहता हूं। अनिश जी, 35,70,000, लगभग 70,000, उसमें 69,000 कुछ है, तो 70,000 कह लूं, इतने लोगों के नाम काट दिए। अभी तो SIR पूरा नहीं हुआ है, अभी तो जवाब देना है वहां सुप्रीम कोर्ट में 28 तारीख को, और उससे पहले 3 दिन पहले अखबारों में छपवा दिए। इतने लोग डिट्टो बिल्कुल वही नंबर छपवाए 3 दिन पहले। यहां तो एक दिन से दूसरे दिन बढ़ते हैं, तो चुनाव आयोग का अभी थोड़ी देर में फिर विज्ञप्ति आएगी। हम आपसे जब चर्चा कर रहे हैं, उनको भी इंतजार रहता है कि हाँ ये आज की है क्या, नहीं ये कल की है, तो उनको भी इंतजार रहता है कि न्यूज पॉइंट शुरू हो गया, चलो विज्ञप्ति भेज दो। तो विज्ञप्ति जो है वो अभी कल वाली है ये, और हर दिन 10% के लगभग, 8% के लगभग बढ़ा देते हैं कि इतना हो गया, इतना अपडेट हो गए, इतने अपलोड हो गए, इतने लोगों के बीच हम पहुंच गए, हमारे BLO पहुंच गए। लेकिन 3 दिन बाद अनीश जी, 3 दिन बाद नंबर वही कैसे, आखिर चल क्या रहा है? चलिए आज वाली भी आ गई है, मेरे पास खबर आ रही है, आज वाली विज्ञप्ति भी आ गई है, आएंगे वो भी। ये आज 1% बढ़ा है। अभी लगातार कल से पहले तक 8-8, 10-10% बढ़ रहा था, अब कल से, परसों से 2%, 1% पे आ गए। सुस्ता गए हैं क्या सब? थक गए हैं क्या BLO? फॉर्म नहीं भर रहे हैं? घर आपके पास आया क्या अनिश जी? आपके पास आया फॉर्म? बिल्कुल आपने बिल्कुल सही जगह उंगली रखी है कि लगातार आप देख रहे थे कि शुरू में जब लगातार महागठबंधन और यहाँ के नागरिक समाज के लोग ये सवाल उठा रहे थे कि इतने कम दिनों के अंदर इतना बड़ा एक्सरसाइज संभव नहीं है, और ये इतने बड़े पैमाने पर लोगों के बीच में घर कर गई थी। उसको काउंटर करने के लिए लगातार बड़े बड़े विज्ञापन छपवाए गए कि आज हम लोग 70%, 75%, 88 आपने जिक्र किया। तो बड़ा परिवर्तन बिहार में ये हुआ है सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद कि जहां भी अब BLO जा रहे हैं जमीनी स्तर पर, तो वो कागज की अब मांग नहीं कर, आधार कार्ड दीजिए, कागज किसी तरह जमा कीजिए, कागज नहीं भी जमा हो तो BLO अपनी तरफ से फॉर्म भर के मतलब जैसे तैसे अपलोड करने की कोशिश हो रही है। एक विचित्र, एक अफरा तफरी, एक अनिश्चितता का माहौल जमीनी स्तर पर चारों तरफ फैल चुका है, और लोगों में इस बात की बहुत ज्यादा बेचैनी है कि उनका नाम रहेगा, कटेगा। और एक बात जो मुझे लग रहा है कि 9 जुलाई को जो बिहार के तमाम दलों में, महागठबंधन के विपक्षी गठबंधन में वामपंथी दल, कांग्रेस, राजद, सबने मिलकर जो बंद का कॉल दिया, वोट बंदी के, इसको ऐसी अभूतपूर्व सफलता मिली। उसके बाद आप देखेंगे कि उसमें जो इनके और नागरिकता वाला जो पहलू था कि आपको प्रमाणित करना है, वो काफी ढीला पड़ चुका है। लगभग कहें कि चुनाव आयोग समर्पण कर चुका है कागज के मामले में। अगर कागज इन लोगों ने मांगना जारी रखा होता तो जमीनी स्तर पर लॉ एंड ऑर्डर की कैसी भयावह स्थिति हुई, सिर्फ उसका अंदाजा लगाया जा सकता। लेकिन जो आशंका जिस बात की है, जिसकी तरफ आपने इशारा किया, और अभी असम वाली जो बात हो रही थी कि कागज तो जमा कर रहे हैं 25 जुलाई तक, ये किन प्रकार चाहेंगे कि देखो हमने ये पूरा किया। कई ऐसी खबरें आ रही है कि जहां BLO जाते हैं, उनका काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करने की कोशिश करते हैं, वो उसमें दखलंदाजी करते हैं, लेकिन काफी जमीनी स्तर पर विरोध हुआ है। लेकिन चुनाव आयोग अपनी पहली 24 जून वाली जो उसकी जो विज्ञप्ति थी, जो उसका जो, उससे काफी दूर हट जा चुकी है, काफी उसने उसको डाइल्यूट कर दिया है अपने ही इसको। बाद में ये क्या करेंगे, ये बहुत दिलचस्प है। जी, अब देखिए ये आज की विज्ञप्ति है जो स्क्रीन पे है, आज की विज्ञप्ति, आज 17 जुलाई 2025 की विज्ञप्ति में देखिए एक मजेदार आंकड़ा आप सबके सामने रख रहा हूं। मजेदार आंकड़ा ये है चौथे नंबर पर, जिसमें इलेक्टर्स नॉट फाउंड एट देयर एड्रेसेस,
ये मतदाता जो अपने एड्रेस पर नहीं पाए गए, अपने पते पर नहीं थे, 35,69,435, 35,69,435, यानी 4.5%। कल भी यही आंकड़ा था, 3 दिन पहले अखबारों में छपवाए सूत्रों के आधार पर वही आंकड़ा था, और आज भी वही आंकड़ा है। इसमें कोई चेंज नहीं है। ये क्या पहले से फिक्स कर लिया गया है? ये पहले से फिक्स है कि यही आंकड़ा रखना है और आखिरी दिन? अच्छा, बाकी देखिए, कल 88% था, 88 दशमलव कुछ % था। मैं कहूंगा जरा कल वाली विज्ञप्ति को ले आइए स्क्रीन पे, कल और आज था, तुलना कर लेते हैं। कल वाली विज्ञप्ति में 88 था, आज 89 है, 89% है। ये कल की 88 पॉइंट, थोड़ा स्क्रीन पे इसको थोड़ा एक्सपोज कीजिए, बड़ा कीजिए, उससे पढ़ने में बनेगा। और ये मज़ेदार है, ये देखिए 88.65%, लगभग 1% भी नहीं बढ़ा है। ये जो फॉर्म रिसीव्ड जो है, एमुनरेशन फॉर्म रिसीव्ड जो है, वो 1% भी नहीं हुआ है। अच्छा, और ये कल और आज में, लेकिन वो आंकड़ा 35,69,435 फिक्स है कि इतने मतदाता अपने एड्रेस पे नहीं पाए गए। यहीं पे धांधली की बू नजर आती है। यहीं पर यही लगता है कि आखिर आप कर क्या रहे हैं, क्या कुछ गड़बड़ है? अगर गड़बड़ी नहीं है तो बताना चाहिए कि कल के आंकड़े और आज के आंकड़े में फर्क क्यों नहीं। ये आज का आंकड़ा है, ये आज का है और वो कल का था। खैर, अनीश जी आपके पास आता हूं, दोबारा आता हूं आपके पास। अनीश अंकुर जी हमारे साथ बने हुए हैं, आप बने रहिए, दोबारा आता हूं आपके पास। प्रफुल्ल कोलख्यान जी, इन चीजों को बहुत नजदीक से आपने देखा है, जरा आपसे समझना चाहता हूं, ये आंकड़े स्थिर कैसे रहते हैं, फिक्स कैसे हैं? परसों भी वही, कल भी वही, आज भी वही, फिक्स कैसे है? सर ये नमस्कार, धन्यवाद। ये आंकड़े पहले से ही फिक्स नहीं बल्कि फ्रीज कर दिए गए, तो ये आंकड़े अभी ये नहीं बदलेंगे, क्योंकि आंकड़ों का जो मनोविज्ञान है वह बड़ा विचित्र होता है। वह ये होता है कि अगर उनको उसमें पहली बार जब ये आंकड़े देते हैं तो उसमें तो कोई दिक्कत होती नहीं है, लेकिन दूसरी बार जब देते हैं तो आंकड़े टकराने लगते हैं, और आप जैसे जो डाटा एनालिसिस करने वाले लोग हैं वो उसके बीच से वो निकाल लेते हैं कि कहाँ गड़बड़ी हुई। तो ये इन्होंने फ्रीज कर दिया। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ सर जी। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए कि मैंने पहले भी आपके चैनल पर कहा था कि आधार को ये डिवेलमेंट करेंगे। अभी आधार की बड़ी बैठक होने जा रही है, यूआईडी की उन्होंने मीटिंग बुलाई है सरकार ने, उस पर एक बड़ी बैठक होने जा रही है। उसमें क्या फैसला होगा उस पर तो हम सबकी नजर रहेगी, लेकिन मुझे लगता है कि आधार पे क्यों हो रही है बैठक? क्यों हो रही है बैठक आधार पे? आधार पे बैठक हो रही है इसलिए कि उनको ये लग रहा है कि आधार ने अपने आप को अपडेट नहीं किया है। जो उनको जो निष्क्रिय खाता करना था, जो आधार को निष्क्रिय करना था, वह नहीं किया जा सका है, और अब उनका आग्रह होगा कि इस निष्क्रियता के टास्क को इसमें एक बात मैं अपनी बात रख दूंगा, क्योंकि डेटा एनालिसिस करना हम लोगों का काम है, और चूंकि विश्लेषण करते हैं तो उन चीज़ों को बहुत नज़दीक से देखते हैं, कोशिश करते हैं, और हमारे साथी प्रशांत टंडन जी तो इसमें माहिर हैं, वो भी करते हैं। अब आधार को लेकर चाहे दिल्ली हो या बिहार हो या बंगाल हो या दूसरे राज्य, अभी एक आरटीआई लगाया गया जिसमें जो पॉपुलेशन है और जो आधार बना है उनको लेकर उसमें डिफरेंसेस है, और बताया जा रहा है कि आधार पॉपुलेशन से ज़्यादा हो गया है। सवाल मेरा बस एक है, सवाल यह है कि पॉपुलेशन कब का? पॉपुलेशन आज का, आज की जनसंख्या है। आज की जनसंख्या के आधार पर दिल्ली की जनसंख्या क्या भारत सरकार बताएगी? नहीं बता सकती, अनुमानित बताएगी, एग्जैक्ट नहीं बताएगी, क्योंकि आपने 2011 के बाद जनसंख्या की गिनती नहीं की। आप 2011 के तुलना में आप आधार बता रहे हो कि इतने आधार हैं, और उसके बाद कहते हो 113%। अरे भाई 113%, 13 लोग ज्यादा हो गए, ये नहीं हम मान सकते क्या? आज से 13 साल पहले, 15 साल पहले अगर एक मोहल्ले में 100 लोग थे तो आज क्या वहां 150 लोग नहीं हो सकते? अब ये आधार कार्ड की मीटिंग हो रही है, अच्छी बात है,
लेकिन उससे पहले माननीय मोदी जी को अभी भी सोचना चाहिए कि जो आपने नोटिफिकेशन जारी किया है जनगणना पे, उस पे काम करें। उस पे कितना काम हो रहा है पता नहीं। जनगणना जब तक गिनती नहीं, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। गिनती क्यों जरूरी है, ये राहुल गांधी कई बार कह चुके हैं। और ये आधार का मामला भी आया है, वहां भी गिनती की बात आएगी। वहां आप फर्जी खबरें बता रहे हैं कि इतने % आधार बढ़ गए। मेरे पास तो एक ही आधार है, आपके पास है क्या 2 आधार? यही सर्वे कर लेते हैं, या यहीं पे हमारे जितने दर्शक साथी हैं, कोई एक फ्लैग कर दे, एक हाथ उठा दे कि हाँ मेरे पास 2 आधार कार्ड है। दावे के साथ कहता हूं नहीं होगा। पॉपुलेशन बढ़ गया है। खैर प्रफुल्ल जी अपनी बात। हाँ सर, ये पॉपुलेशन भी बढ़ गया है। इसमें जो बच्चे लोग हैं जिनकी अभी तो आप ही कह रहे हैं कि जो आबादी बढ़ी है उसकी भी गणना नहीं है, तो वो उसमें एक विसंगति आ गई है। इसके बहाने से वो संगत करने के बहाने से एक नई विसंगति उसमें डालेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, ये जो बैठक हो रही है, अभी इन्होंने नागरिकता के लिए एक अलग पोर्टल खोल रखा है। अब ये बता रहे हैं कि नागरिकता का हम ये जारी करेंगे और पोर्टल पर रजिस्टर करवाइए, और उसके लिए फिर वो कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह की बात कर रहे हैं। ये सब एकदम जिसको बोलते हैं ना कि इसको पका देना, घोर मट्ठा कर देना, वो स्थिति को कर दे रहे हैं। देखिए, जब ये हुआ था, क्या नाम है इसका, एनआरसी की कवायद चल रही थी, उस समय में जो सजग समुदाय थे, मैं बहुत सावधानी से बात कर रहा हूँ, जो सजग समुदाय थे उनसे संबंधित उनके हितों को देखने वाले एनजीओ वगैरह ने अपने डॉक्यूमेंटेशन के काम को, जो डरे हुए लोग थे, उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन के काम को थोड़ा ध्यान पूर्वक किया और बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन का काम उन्होंने कर लिया, जेन्युइनली कर लिया। उनको काफी समय भी मिला, और जो ये स्थिति थी अभी प्रशांत सर जो कह रहे थे कि उनको 4 साल में करना पड़ा और इधर 1 महीना में करना पड़ेगा, मैं उसके रेफरेंस से भी कह रहा हूँ कि वहां पर डॉक्यूमेंटेशन का काम बहुत हो गया है। लेकिन जो लोग निश्चिंत थे कि हिंदुओं को अपना नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं देना होगा, मैं एनआरसी के हवाले से कह रहा हूँ, नहीं देना होगा, तो वे लोग निश्चिंत थे। अब जब इसमें डॉक्यूमेंटेशन की बात आ रही है, तो उनको आरएसएस को भी ये खबर लगी गई होगी कि जिस समुदाय को हम निकालना चाहते थे उसके पास तो डॉक्यूमेंटेशन का काम बहुत ज्यादा हो रखा है, और अपने जिनको अपना कोट अनकोट मानते हैं वे डॉक्यूमेंटेशन में पिछड़ रहे हैं। तो अब इनकी छटपटी छूट रही है, अब ये करें तो करें क्या। तो एक तो ये बात हो सकती है कि डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये। देखिए सर, एक बात और मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो चुनाव आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति और उनकी बर्खास्तगी में एक बहुत बड़ी विसंगति मुझे लगती है। उनकी जो बर्खास्तगी है उसकी प्रक्रिया बहुत कठिन है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जिन प्रक्रियाओं के माध्यम से बर्खास्त किया जा सकता है, लगभग उन्हीं प्रक्रियाओं के माध्यम से चुनाव आयोग को बर्खास्त किया जा सकता है। लेकिन चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का मामला ही इतना बिगाड़ दिया गया है कि प्रधानमंत्री स्वयं, नेता, उनके मंत्रिमंडल के एक वरिष्ठ मंत्री और नेता प्रतिपक्ष जो नाम का वास्ते ही वहां होंगे, इनको लेकर के आप नियुक्ति तो कर सकते हैं, हटा नहीं सकते हैं। बर्खास्तगी की प्रक्रिया काफी जटिल है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में नागरिक समाज को यह भी सोचना चाहिए कि उनकी चुनाव आयोग की नियुक्ति में चूंकि उनको बहुत ही ऑटोनॉमी प्राप्त है, तो इस विसंगति को दूर करने के लिए उस नियुक्ति की प्रक्रिया को फिर से ठीक ढंग से करें। अभी बिहार की जब बात हम करते हैं, अभी जो एडीजी ने बयान दिया है या जो ललन सिंह ने बयान दिया है, ललन सिंह तो मटन पार्टी कर रहे हैं और ये कह रहे थे, वो वीडियो शायद आपके यहाँ होगा ही, मटन पार्टी कर रहे थे और बोलते थे कि जो लोग सावन को मानते हैं उनके लिए भी भोजन का इंतजाम है, जो लोग नहीं मानते हैं उनके लिए भी है। और बड़ा धूम धड़ाके से वो मटन पार्टी हुई। और पिछली बार जब तेजस्वी यादव ने मछली का कांटा दिखाया था लोकसभा चुनाव में, तो क्या पता नहीं किस चुनाव में, तो इन्होंने पूरा उसको जो है सो मटन, मुर्गा, मुजरा आदि क्या से जोड़ दिया था। तो अभी तो वो कर रहे हैं। तो अभी जिसकी स्थिति में है, ललन सिंह कह रहे हैं कि ये तो होता ही है, हम आपको मार देंगे। तो क्या ये लॉ एंड ऑर्डर है? अरे ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं तो क्या है? लोग क्या पागल हो गए हैं? एक दूसरे को अगल बगल बैठे ऐसे ही मार देंगे? उस मारने के पीछे जो कहानी है, जो इन्वायरमेंटल चेंज है, जो गड़बड़ी हो रही है, इसकी जो LIU जिसको बोलते हैं, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, वो क्या वहां पर सो रहा है? उनको पता नहीं है LIU को कि क्या किस प्रकार के कहाँ क्या स्थिति बन रही है। और किसान पर ये थोप रहे हैं
कि किसान चूंकि काम उनके हाथ में नहीं होता है तो किसान धान काटने के बदले लोगों का गला काटने लगते हैं। ये किसान थे जो जाके आईसीयू में जाकर के हत्या करते हैं। इस तरह के बयान है इनके। इस महीना में जो है सो हत्याएं बढ़ जाती है। किस सोच के आधार पर वो कह रहे हैं? आप पुलिस के बड़े अधिकारी हो सकते हैं, लेकिन आप सोशियो क्रिमिनोलॉजी के भी एक्सपर्ट हैं क्या? कहां से इस आंकड़े को पुष्ट करेंगे? किस महीने में हो जाता है? तो ये सब कुल मिलाकर के ऐसी अद्भुत स्थिति ये बना रहे हैं जिसमें जाकर के लोगों के, अगर देखिए सर, बाबा साहब ने कहा था, मैं उनको फिर याद कर रहा हूं कि समानता का हम जो महसूस करते हैं कि समानता का अधिकार तो सिर्फ चुनाव में सुरक्षित है, मतदान में सुरक्षित है, और समानता के सिद्धांत का जो संवैधानिक आश्वासन है उसका पालन कहाँ हो रहा है? लेकिन बाबा साहब ने कहा था कि समानता को अगर नहीं माना गया तो असमानता से पीड़ित लोग इस राजनीतिक ढांचे को तहस नहस कर देंगे, उखाड़ फेंकेंगे। जिधर ये जा रहे हैं, चाहे जितनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर गई हो, चाहे जितना कुछ हो गया हो, मनुष्य को बात दे करके कभी भी ये नहीं कर सकते हैं लोकतंत्र की। ये तो बाहर में क्या, बिहार में आके गरजेंगे, यह ले लो वह ले लो, लेकिन पूरी दुनिया की जो परिस्थिति बदल रही है, कहीं तो आवाज नहीं निकल रही है। अकारण नहीं है कि उड़ीसा में राहुल गांधी या कांग्रेस के नेतृत्व में 8 पार्टियों ने जो बंद का आह्वान किया था, उस बंद का जनता ने इतनी जबरदस्त उनको समर्थन दिया है, और वहां पर एक राजनीतिक आबोहवा बदल रही है, और इसकी सूचना तो आ ही गई है। इन तमाम बातों को लेकर के आप जो ये कह रहे हैं कि जो है इनके पांव के नीचे की जमीन खिसक रही है, तो ये बात बिल्कुल सही साबित होगी। इनके पांव के नीचे की जमीन खिसक रही है, और जिस ढंग से नीतीश कुमार जी अपनी जिन नीतियों की पहले आलोचना कर रहे थे, चाहे वो बिजली की बात हो या अन्य कोई बात हो, अब उन तमाम नीतियों के समर्थन में आ खड़े हुए नीतीश कुमार जी अब उनकी पैरवी कर रहे हैं। तो जब प्रधानमंत्री जी आते हैं और इस बीच में जो बैठक होगी इंडिया गठबंधन की, उसमें अभी तो संसद में उन्होंने कह दिया है कि तारांकित और गैर तारांकित किसी प्रश्न का जवाब नहीं देंगे। तो संसद में क्या करेंगे? भजन गाएंगे। जब आप सांसदों के प्रश्नों का जवाब ही नहीं देंगे, और उसमें भी लिखित अलिखित किसी भी सवाल का जवाब नहीं देंगे, न लिखित न अलिखित, तो फिर संसद में करेंगे क्या? तो संसद में खाली बिल पास करवाएंगे, वही मनमर्जी से करेंगे। तो संसदीय व्यवस्था भी लोकतंत्र ये अभिन्न हिस्सा है। उस प्रक्रिया में अभी ये जा रहे हैं, क्योंकि संसद में करेंगे तो वहाँ पहलगाम का सवाल उठेगा, वहाँ पर जो सीज फायर का सवाल उठेगा, वहाँ पर और बहुत सारे ऐसे सवाल उठ सकते हैं जो राजनीतिक रूप से इनके लिए असुविधाजनक स्थिति होगी। जी, ये बिल्कुल नीति हो सकती है सर। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और बिहार को लेकर हम क्यों इतने फिक्रमंद हैं, ये समझने की जरूरत। प्रोफेसर रविकांत जी, आपके पास आना चाहता हूं। बिहार को लेकर फिक्रमंद इसलिए हैं क्योंकि मामला सिर्फ बिहार का नहीं है, मामला पूरे देश का है। आखिर क्यों टीडीपी को, तेलुगु देशम पार्टी को, क्यों आखिर चिट्ठी लिखनी पड़ी इलेक्शन कमीशन को? जब एसआईआर की बात आई तो क्यों लिखनी पड़ी? तेलुगु देशम पार्टी बिहार में तो है नहीं, आंध्र प्रदेश में सत्ता पर काबिज है। वो एक 2 बैसाखियों में से एक है वो नरेंद्र मोदी की, और उसके बाद उसको चिट्ठी लिखनी पड़ रही है। यानी नरेंद्र मोदी से पंगा ले रही है ये पार्टी, कह सकते हैं आज की तारीख में कोटेड पंगा वर्ड वही है। तो बिहार को समझने की जरूरत है दोस्तों, बार बार ये मैं कह रहा हूं। मेरी बातों से हो सकता है कि कुछ लोगों को परेशानी हो, लेकिन यहां समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि कल को ये जो ऑलरेडी अगले महीने से तैयारी, अगले साल से नहीं, चुनाव आयोग ने अपने तमाम राज्यों के निर्वाचन आयोग को चिट्ठी लिख दी है कि अगले महीने से पूरे देश में एसआईआर की तैयारी कीजिए। आप एनआरसी न कह के इसे एसआईआर कह रहे हैं, हम ये मानना शुरू करें अब? यही कहना पड़ेगा, क्योंकि आप तो कोर्ट में भी कह रहे हैं। आपसे 2 जजों की पीठ जो उस समय धुलिया साहब पूछ रहे थे, तब आप कह रहे थे कि हाँ हम नागरिकता चेक कर रहे हैं। 1 बार 2 बार तीसरी बार में आपकी जुबान पे नागरिकता शब्द आ गया। या इसका मतलब है कि पूरे देश में प्रोफेसर रविकांत जी एक पिछले दरवाजे से एनआरसी लागू करने की कवायद है ये। और एनआरसी आप लागू करें ना करें,
एक ऐसी लिस्ट मतदाता सूची तैयार करें जहां पर राहुल गांधी जैसे नेता उस लिस्ट की डिमांड न करें। और दूसरी बात, राहुल गांधी जैसे नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह ना कहें कि 70,000 या 40 लाख या 72 लाख कैसे हो गए अचानक। इस कवायद को ये बिहार से जोड़ के नहीं, पूरे देश से जोड़ के देखने की जरूरत है। बिहार इज एपिसेंटर। बिहार आज की तारीख में एपिसेंटर है, इसलिए बिहार की चर्चा। प्रोफेसर रविकांत जी। देखिए राजीव जी, मैं पिछले कई सप्ताह से इस बात को कह रहा हूं कि 2019 के बाद भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव नहीं जीती है। अब जब उसका पूरे तरीके से भंडाफोड़ हो चुका है, दिन के उजाले में चोर डाकू पकड़ गया है, अब वो अपने को छिपाने के लिए जो खेल रच रहा है कि अब लोगों को परेशान करेंगे, हमारे ऊपर अगर आप सवाल उठाएंगे, अब ये ठीकरा किसके सिर फोड़ा जाएगा कि राहुल गांधी ने अगर महाराष्ट्र में सवाल नहीं खड़ा हुआ किया होता तो देश के लोगों को परेशानी नहीं होती। माने यही तानाशाही है और क्या है कि अगर आप हमारे तरीके से काम नहीं करते हैं तो फिर हम आपको जीने नहीं देंगे, जो हम कहें वही करोगे। तो अब तो इन्हें जनता पर भरोसा नहीं, इस देश के नागरिकों पर भरोसा नहीं, तो अपने नागरिक चुन रहे कि कैसे वो लोग केवल वोटर लिस्ट में होंगे जो हमें सत्ता में पहुंचाएंगे। लेकिन मोदी जी शायद गफलत में हैं, अब उतने भी नहीं बचे हैं कि जो आपको सत्ता में पहुंचा दे। 18% वोट बचा है बीजेपी का, अभी मैं 20 कह रहा था, अब मैंने 2% और घटा दिया है, और ये 2% घटा है इसी में SIR में। और प्रशांत जी ने बिल्कुल सही कहा था कि सबका नंबर आएगा, कौन बच के निकलेगा। वो जो हिटलर के जर्मनी में हुआ था कि जब वो यहूदियों को मारने के लिए आए तो हम चुप थे क्योंकि हम यहूदी नहीं थे। तो जो ये सोच रहे थे कि CA NRC में तो मुसलमान परेशान होंगे, मुसलमानों के वोट काटे जाएंगे, उनकी नागरिकता जांची जाएगी, अब तो मामला घर में पहुंच गया है। जो खुशियां मना रहे थे उनके भी अब डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे। और लोकतंत्र को जिस तरह से अब मोदी जी ने अपने पॉकेट में डाल लिया है, और वो तो अब अपने भक्तों पर भी तुल पड़े हैं कि कोई भी होगा। और इसलिए कि राहुल गांधी ने एक्सपोज किया महाराष्ट्र के चुनाव में, एक एक आंकड़ा दिया गया। अगर सच में कोई मनुष्य होता जिसके भीतर थोड़ी नैतिकता होती, थोड़ी शर्म होती, थोड़ी ईमानदारी होती, थोड़ा भद्रपन होता, तो रिजाइन करके चुनाव आयोग निकल लिया होता। ज्ञानेश कुमार यही कहकर के अपनी सूरत आईने में देख सकते थे कि साहब हमसे चूक हो गई। लेकिन ये वो लोग हैं जो धूल चेहरे पर है और आईने को साफ करके दिखाते हैं कि देखिए। अब ये मुंह लेकर के जा रहे हैं। वो एक कहानी बहुत इन दिनों चर्चे में रही, राजा है तो नंगा, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही है राजा को नंगा कहने की। लेकिन वो भूल रहे हैं कि एक बच्चे ने कह दिया राजा तो नंगा है। तो चुनाव आयोग पूरे तरीके से तो नंगा हो ही चुका है। अब अपने को ढकने के लिए, ये दिखाने के लिए कि नहीं साहब ना 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 ना, मैंने महाराष्ट्र में ऐसा कुछ नहीं किया, डाइवर्ट कर दो। और अगर आप सवाल खड़े करेंगे तो फिर नंबर आपका आएगा, आपके भी कागजों की जांच होगी। और मैंने पहले भी कहा था, हम सब इस बात को लेकर के एक मत है कि इस देश के सबसे कमजोर लोग इसके शिकार होंगे, इसके विक्टिम होंगे, क्योंकि कागज किसके पास मेंटेन नहीं है। जो दलित है, कमजोर दलित,
जो अति पिछड़ा है, जो आदिवासी है, जो सुदूर इलाकों में बैठा हुआ है, उनके राजनीतिक इस अधिकार को जिन्होंने हथियार की तरह इस्तेमाल किया है बार बार, क्या अगर उनका वोटिंग राइट नहीं होता तो क्या इस देश में इतने सुधार होते? ये वो लोग हैं जो SC ST एक्ट को डाइल्यूट करने के बाद केवल लोग सड़क पर आ जाते हैं और आप रातों रात चेंज करते हैं। क्यों? क्योंकि डर था आपको। अब आप छीन लीजिए, वोटिंग राइट ही छीन लीजिए, आप सड़क पर आइए या गंगा में कूद जाइए, समुद्र में डूब जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका वो राइट नहीं है जिसके जरिए आप सत्ता बदलते हैं, सरकार बनाते हैं या सरकार हटाते हैं। कहां तो ये देश देख रहा था एक ऐसे लोकतंत्र की तरफ कि अगर सरकार चुनने के बाद ठीक से काम नहीं करती है तो उसको भी वापस बुलाने का अधिकार लोगों के पास होना चाहिए। हमारा लोकतंत्र तो उस तरफ जाना चाहिए, लेकिन जो उसी प्रक्रिया से चोरी करके, लूट करके उस लोकतंत्र को सत्ता में पहुंच गए हैं, वो लोगों को ही खिलौना बना करके रख दे रहे हैं कि हम जैसे चाहेंगे वैसे आपकी गर्दन मड़ोगे और आप चू नहीं कर पाएंगे। इस देश के कौन लोग हैं जो बोल पा रहे हैं? कल असम की बारी थी, आज बिहार की बारी है, कल उत्तर प्रदेश का नंबर आएगा, परसों राजस्थान का होगा, नरसों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आएगा, बचेगा तो कोई नहीं। इसलिए जरूरत है एक ऐसे आंदोलन की, एक जागरूकता अभियान की कि लोग इस बात को समझें कि ये जो सरकार है वो हमारे सबसे बड़े राइट को छीन रही है, नागरिकता ही छीनने की कोशिश हो रही है। अगर हमारे पास वोटिंग राइट नहीं होगा तो हम क्या क्लेम कर पाएंगे सरकार के सामने? लेकिन जो अभी टीडीपी की आपने बात की कि टीडीपी ने चिट्ठी लिखी, राजीव जी ये इंडिया है, इन 80 साल में बहुत आए और बहुत चले गए, लेकिन ये लोकतंत्र नहीं डिगा, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर का संविधान इतना मजबूत, जो उस दौर में पूरी दुनिया का सबसे विस्तृत, सबसे व्यापक और सबसे वस्तुनिष्ठ संविधान बना, जिसमें नेहरू से लेकर के पटेल साहब, अबुल कलाम आजाद सबका विजन था कि इस देश के लोगों को मजबूत कैसे करना है, कैसे उनके राइट्स को लेकर के उन्हें जागरूक करना है। आदिवासियों को भी वो सम्मान मिला। हजारों साल से जो प्रताड़ित थे उनको भी इस देश के डेमोक्रेसी में वो ताकत हासिल हुई कि वो भी राजा बन सके। जो बाबा साहब ने कहा था कि हमने सारे रानियों के पेट की नसबंदी कर दी है, अब राजा किसी रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, मतपेटी से पैदा होगा। और खेल क्या चल रहा है कि हम तो वो छीन लेंगे। तो टीडीपी का ये लेटर राजीव जी ट्रेलर है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है, और पिक्चर बाकी दिखेगी आपको बिहार चुनाव के बाद, अभी नहीं दिखेगी। और बिहार चुनाव के बाद जो होगा, सितंबर में मोदी जी 75 साल के हो रहे हैं। खबर आ रही है कि मोहन भागवत रिटायरमेंट लेंगे अपने 75 साल पे, फिर मोदी जी का क्या होगा? तो ये ट्रेलर उधर के लिए है। और चंद्रबाबू नायडू कोई हल्के खिलाड़ी नहीं है, वो हमेशा दोनों तरफ खेलने वाले आदमी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भी थे, बाद में भी थे, और अभी फिर आ गए। और वो भूले होंगे क्या जो नरेंद्र मोदी ने उनका अपमान किया था? और वो भी आपको याद होगा वीडियो जिसमें हाथ पकड़ करके बिठा रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू भाग रहे हैं जी। जरा उन तमाम दृश्यों से इस पत्र को छोड़िए तो आपको भविष्य की तस्वीर नजर आएगी। बिहार चुनाव के बाद इस देश में एक बड़ा परिवर्तन हो सकता है, और सारी कवायद इसके लिए है कि बिहार चुनाव किसी तरीके से अपनी हथेली में करके रखा जाए। लेकिन सवाल यह है कि इस बार इतना चौकन्ना है विपक्ष, तेजस्वी यादव हो या राहुल गांधी। और इसलिए आप देखिएगा कि मामला कहां पहुंचाया जा रहा है। लल्लन सिंह ने मटन पार्टी दी, और यह जानबूझ करके खेल हुआ है। लल्लन सिंह ने बाकायदा चिल्ला करके बोला कि सावन वालों को भी भोजन मिलेगा, जो सावन नहीं मानते हैं उनके लिए भी है, ताकि विपक्ष उलझ जाए मटन वाले मामले में कि आप राहुल गांधी को लेकर के तो सवाल खड़े कर रहे थे।
विपक्ष को चौकन्ना रहना होगा, इन जाल में नहीं फंसना है। इन जालसाजियों के सामने, इन चालबाजों के सामने वही मुद्दे आपको रखने हैं, बेरोजगारी का, महंगाई का, जंगल राज का, ये मुद्दे हैं। और उन मुद्दों पर सामाजिक न्याय, राहुल गांधी ने 6 महीने के भीतर जो 5 यात्राएं की है बिहार की, एक एक यात्रा बिहार की सरकार की ताबूत में एक एक कील साबित होने जा रही है। घबराहट ये है कि ये सरकार अगर चली गई तो फिर उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। तो कैसे भी करके जो जादूगर बैठा है ना, जो डमरू बजा करके खेल दिखाता है, लूट लिया, जीत लिया, वैसे भी बहुत सारे लोगों के एंकर्स बैठे ही हैं कि मोदी जी तो नॉन बायोलॉजिकल है साहब, चुनाव हारते कहां हैं। तो ये उससे डर के वजह से, लेकिन मैंने कहा कि टीडीपी का ये जो पत्र है, ये संकेत है कि बिहार चुनाव के बाद उसी पटना की गंगा में जो पानी बहेगा उसकी तासीर कुछ और होगी। राजीव जी, पटना में बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन उससे पहले ज़रा हम लोग चर्चा कर रहे हैं बिहार में एसआईआर को लेकर और उसका रिफ्लेक्शन कहाँ तक का, और क्यों यहाँ बिहार में पस्त होते नज़र आ रहे हैं नीतीश बाबू, नीतीश कुमार। और इधर अगर नीतीश और बीजेपी की कैसे खिसक रही है ज़मीन, ये समझने की कोशिश। इस बीच खबर ये है कि 19 तारीख को, जैसा तेजस्वी यादव के बयान में आपने देख लिया, 19 तारीख को इसी महीने यानी परसों यहाँ दिल्ली में एक बड़ी बैठक हो सकती है इंडिया गठबंधन की, जिसमें न सिर्फ बिहार बल्कि तमाम मुद्दों पे, जिन मुद्दों की बात यहाँ कर रहे थे हमारे साथी प्रोफेसर रविकांत जी, उन तमाम मुद्दों पर इंडिया गठबंधन चर्चा करने वाला है। और इस बैठक की डिमांड की थी उद्धव ठाकरे ने। उद्धव ठाकरे ने इस बैठक की डिमांड की थी अभी 3 दिन पहले, और उसके बाद अब चर्चा चल रही है कि ये बैठक परसों हो सकती है या हो सकता है 2-1 दिन बाद हो। अमलेंदु उपाध्याय जी, ज़रा आपसे समझना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन की मजबूती क्या है आज की तारीख में बिहार को लेकर, और दूसरी तरफ कैसे नीतीश बाबू यहाँ पस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर क्यों नहीं रुक रहा है वहाँ पर जो जंगल राज और उस पर विजय पाने की बात करते रहे यहाँ नीतीश कुमार, वो नीतीश कुमार क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? क्यों आईसीयू में घुसकर, हॉस्पिटल में घुसकर ताबड़तोड़ गोलियां चल जाती हैं? अभी से 10 दिन नहीं बीता है, उनकी 13वीं नहीं हुई होगी, और देखिए दूसरी घटना घट गई। एक साहब कहते हैं कि चूंकि इस वक्त किसान जो है वो फ्री रहते हैं और ये 2-3 महीना इसीलिए अपराध में बढ़ जाता है। किसान अपराधी है क्या? किसान जब दिल्ली में बैठे थे तो यही बीजेपी के लोग, हालांकि जो साहब कहे वो बीजेपी के नहीं है, वो सरकारी ऑफिसर हैं, पुलिस ऑफिसर हैं, लेकिन वो वही भाषा कह रहे हैं जो यहां कह रहे थे ये तो मवाली हैं, आतंकी हैं। ऐसे ही कोई कह रहा था, कोई लेडी थी भाजपा नेत्री। अमलेंदु जी, में जो आइडिया है बिहार में वो सब गुजरात से पहुंचे हैं, और गुजरात का इस समय काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखा जा रहा है। तो ये आइडियाज़ जो हैं वो सारे आ रहे हैं, लेकिन यहाँ नीतीश कुमार की चुप्पी जो है काफ़ी सवाल पैदा करती है। और जिस तरीके से बड़े अफसर ने, नंबर 2 के अफसर जो पुलिस के हैं, उन्होंने किसानों को ही दोषी ठहरा दिया कि किसान जो है वो सारी ये घटनाएं करता है। अब जो अस्पताल में घुसकर जो घटना हुई है वो तो किसान नहीं थे करने वाले, या जो खेमका साहब का वो तो किसान नहीं थे। और सवाल ये है कि अगर जैसा उनका कहना है कि अप्रैल मई जून में जो इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो क्या अप्रैल मई और जून में सरकार छुट्टी पर चली जाती है, डीजीपी छुट्टी पर चले जाते हैं, थाने बंद हो जाते हैं? तो आखिर पुलिस किस लिए है, प्रशासन किस लिए है, मुख्यमंत्री किस लिए है और डीजीपी किस लिए है? जिलों में अफसरों की तैनाती किस लिए है, डीएम एसएसपी किस लिए है? क्या ये इसीलिए है कि ये इंतजार करें कि अप्रैल मई और जून जब निकल जाएगा तो उसके बाद फिर ये प्रशासन को संभालेंगे, और तब तक जो है ये अल्लाह भरोसे, ईश्वर के भरोसे राज्य रहेगा? लेकिन नीतीश कुमार की चुप्पी खलती है। नीतीश कुमार ने आज सुबह एक ट्वीट तो किया राजीव जी कि वो 125 यूनिट बिजली फ्री देंगे, लेकिन उसके बाद भी ये जो इतनी घटनाएं हो रही हैं, इस पे तो कुछ नीतीश कुमार की टिप्पणी नहीं आई है। और पिछले दिनों जितनी तरीके से हुए अपराध, उन पर किसी पर नीतीश कुमार की कोई टिप्पणी नहीं आई है। लेकिन राजीव जी, आज जो चुनाव आयोग का विज्ञप्ति आई है और कल भी विज्ञप्ति आई
और जिसमें बताया गया कि 35 लाख लोग जो है वो नहीं मिले, अपने पदों पर नहीं है, यानी उनके नाम कट गए। तो ये तो राजीव जी मुझे लगता है कि जो याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट गए थे इस SIR के खिलाफ, उनको ये सुप्रीम कोर्ट को अगली तारीख को बताना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप 1 अगस्त से पहले ना तो इसको सार्वजनिक करेंगे सूची को, ना इस पर आप कोई एक्शन लेंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का खुल्ला उल्लंघन है, अवमानना का मामला है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की जा रही है, ये बताकर ये 45 लाख लोगों के नाम कट गए हैं। तो ये राजीव जी एक सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का मामला बनता है चुनाव आयोग के ऊपर। दूसरी बात ये कि चुनाव के वकील ने खुद कहा था कि एक भी व्यक्ति का अगर नाम कटेगा तो उसको नोटिस दिया जाएगा। तो चुनाव आयोग ये बताए कि 45 लाख लोगों को क्या 45 लाख नोटिस दिए गए हैं, और अगर वो नोटिस दिए गए हैं तो जरा उनको चुनाव आयोग जारी करेगी किन किन लोगों को नोटिस दिए गए, क्योंकि आपने भी बता दिया कि 45 लोगों के नाम कट गए हैं, वो नहीं मिले अपने पदों पे। तो ये सूची चुनाव आयोग को जारी करनी चाहिए, और वो नोटिस जो अपने उस वेबसाइट पर डालना चाहिए कि ये 45 लाख लोग हैं, इन क्षेत्रों में हैं और ये अपने पदों पर नहीं मिले, इनको नोटिस दिया गया, इसका कोई जवाब नहीं आया। 9 दिन बचे हैं या 10 दिन बचे, वो मसला तो अलग का है। जो तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया और जो कल आपने भी सवाल उठाया था, हम लोगों ने भी सवाल उठाया था कि भाई यह सूची आ कैसे गई 45 लाख की, जबकि अभी 10 दिन बचे हुए। लेकिन जब चुनाव आयोग ने घोषित कर ही दिया है कि 35 लाख लोगों के नाम कटेंगे, तो क्या आपने नोटिस दिए, तो ये नोटिस जो है वो इसको जारी करने चाहिए। ये राजीव जी अवमानना का मामला बनता है, जो याचिका करता है उनको इसको लेकर जाना चाहिए। अब जहां तक राजीव जी इंडिया गठबंधन का सवाल है, मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन मजबूत है, और जैसा कि बात हुई थी उनसे, दीपांकर भट्टाचार्य जो है मालिक के, उनसे भी सवाल पूछा गया था कि इंडिया गठबंधन क्या है, तो उन्होंने कहा था कि चूंकि बिहार में अभी चुनाव है तो वहां सक्रिय है इंडिया गठबंधन, लगातार उसकी बैठकें हो रही हैं। केंद्र सवाल है तो जब यहाँ कोई मसला आएगा तो उस पर बैठक होगी। तो अब संसद के सत्र से पहले इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है। अब ये देखना होगा कि ये संसदीय दल की इंडिया बैठक हो रही है या पूरे इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है। हालांकि संसद सत्र से पहले इंडिया गठबंधन के संसदीय दल की बैठकें लगातार होती रही है चुनाव के बाद। तो अब ये देखना है कि 19 तारीख की जो घोषणा हुई है वो किस तरीके की है, उसमें क्या क्या नहीं, ये संसदीय दल की बैठक नहीं, ये संसदीय दल की बैठक नहीं है, ये इंडिया गठबंधन की बैठक है। इंडिया तेजस्वी यादव सांसद नहीं है, तेजस्वी यादव ने खुद कहा, आपने सुन लिया, तो कह रहे हैं कि मैं भी उस बैठक में जा रहा हूं, तो इसलिए ये इंडिया गठबंधन की बैठक है। तो इसका मतलब राजीव जी की अब तैयारी जो है वो सिर्फ बिहार को लेकर नहीं, देश के सामने और जो मसले आ रहे हैं उनको लेकर भी मुझे लगता है कि आंदोलन का कोई स्वरूप भी तय होगा कि पूरे देश भर में इंडिया गठबंधन किस तरीके से आंदोलन करे और किस तरीके से इस सरकार को मनमानी करने से रोका जाए। मुझे लगता है कि मजबूत कदम है और ये होना चाहिए, चूंकि गठबंधन है तो सिर्फ चुनाव के लिए नहीं बल्कि चुनाव के बाद सड़कों पर भी उसकी उपस्थिति दिखनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत जी, आपके पास जल्दी से आना चाहता हूं। एक तो आरएसएस की बात आप बताने वाले थे, वहीं से शुरुआत करते हैं। आरएसएस की बात भी करूंगा, लेकिन जरा ये जो 35 लाख लोग हैं जी, और वो केवल एक संक्षिप्त बात केवल ये करना चाहता हूं कि जिस वजह से पूरा ये पतंगड़ शुरू हुआ बबैला कि विदेशी लोग हैं वहां पे, तो ये जो प्रेस रिलीज आई है उसमें कोई कॉलम है क्या विदेशी कितने पकड़े गए? नहीं है। ये घपला है कि आप एक बहाना बना के आप लोगों की नागरिकता खत्म कर रहे हैं। प्रधानमंत्री वहां परसों जा रहे हैं, तमाम लोग योजनाएं कई लागू कर रहे हैं, तो क्या वो योजनाओं का लाभ उनको मिल पाएगा जिनके नाम कट गए? ये बिहार के लोगों को सोचना होगा। और इंडिया गठबंधन की अगर बैठक हो रही तो इंडिया गठबंधन को, चाहे वो तमिलनाडु के हो चाहे वो महाराष्ट्र के हो, जिस भी राज्य में हैं, बिहार को अपना युद्ध क्षेत्र बनाना पड़ेगा, उनको पॉलिटिकल युद्ध क्षेत्र। बिहार में अगर आंदोलन नहीं हुआ तो इस संविधान को बचा पाना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जो वोटर लिस्ट बनेगी उस वोटर लिस्ट से चुनाव कराने का कोई मतलब नहीं है, जिस तरीके की वोटर लिस्ट बनने जा रही है। अब दूसरी बात, तो मैंने कहा था कि आरएसएस और बीजेपी, आरएसएस बीजेपी नहीं है, ये मामला मोदी, अमित शाह और आरएसएस है।
देखिए, मोदी जी नागपुर गए थे। अभी भी ये मसला है कि बीजेपी का प्रेसिडेंट वो नहीं होगा जिसको मोदी और अमित शाह नॉमिनेट करेंगे। फिर मोदी और अमित शाह की तरफ से धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव के नाम गए, आरएसएस ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। फिर मामला अटक गया है और ये नाम तब दिए गए कि जब ये डेडलाइन रखी गई थी कि 21 तारीख को जब लोकसभा का पार्लियामेंट का सेशन शुरू होगा, मानसून सेशन, उसके पहले नया बीजेपी का अध्यक्ष आ जाए। लेकिन क्योंकि ये मामला ये दो नाम आरएसएस ने जो है खारिज कर दिए क्योंकि ये इनके लोग हैं, तो ये मामला फिर अधर में अटक गया है। और एक और मामला अधर में अटका जो है वो यूपी का है। वहां पे अमित शाह जो है केशव प्रसाद मौर्य को बनाना चाहते हैं, जिनका 36 का आंकड़ा है योगी आदित्यनाथ से। उसको भी आरएसएस ने वीटो किया है। तो आरएसएस जिस रास्ते पर चल रही है वो 2029 के बाद बीजेपी के अंदर एक नई लीडरशिप नंबर 2 नंबर 3 हो और एक पार्टी जो है भविष्य का चैलेंज कैसे करे उसकी तरफ आरएसएस काम कर रही है। और एक बड़ा आइडिया जिस पे काम हो रहा है, जिस पे अभी सहमति नहीं है लेकिन एक विचार है जो आरएसएस के अंदर घूम रहा है, वो है कामराज प्लान। बहुत खतरनाक कि आरएसएस में जो 75 और 75 के पार के लोग हैं वो एक साथ इस्तीफा दे दें मोदी जी पर दबाव डालने के लिए, सितंबर से पहले, 17 सितंबर शायद 17 जी। तो इस पर भी विचार हो रहा है कि क्या आरएसएस कोई कामराज प्लान भी कर सकता है। इस पे भी विचार हो रहा है क्योंकि कुछ वो बड़ा करने के जो है वो विचार कर रहे हैं। लेकिन ये बात तय है कि आरएसएस ने तय कर लिया है कि रबर स्टैंप बीजेपी प्रेसिडेंट नहीं होगा। बीजेपी प्रेसिडेंट वो होगा जो इसका जो कद्दावर नेता होगा, जो संगठन में अपने ढंग से काम कर पाएगा। तो बहुत बड़ा खिंचाव नरेंद्र मोदी और आरएसएस के बीच में आ गया है और नरेंद्र मोदी इस बात को डिफेंड नहीं कर पाएंगे कि उन्होंने मुरली मनोहर जोशी को, आडवाणी को, बाबूलाल गौर को, तमाम और नेताओं को रिटायर कर दिया, लेकिन मैं रिटायर नहीं होऊंगा। तो ये बात किसी को हजम नहीं हो सकती। बीजेपी के अंदर या आरएसएस में भी लोग बोले भले ही ना जी। बहुत से बीजेपी के लोग जो हमको देख रहे होंगे और नेता, तो उनको बड़ी खुशी हो रही होगी जो हम लोग ये बात कर रहे हैं कि लोग अब चाहते हैं कि ये जोड़ी यहां से जाए। और आरएसएस के अंदर इस बात को लेकर बड़ा डिस्कम्फर्ट है कि अपने आप को उत्तराधिकारी के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जो यूपी के भी एक महाशय है और जो दिल्ली में भी है। तो इन सब चीज़ों के चलते एक बड़ा खिंचाव है। और जो मोदी साहब गए थे नागपुर और मोहन भागवत से वन ऑन वन मुलाकात हुई थी, वो कामयाब नहीं हुई। उसके बाद भी कई बैठकें हो चुकी, कामयाब नहीं हुई। और इसमें अब लगता है कि आरएसएस कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी, कम से कम अध्यक्ष वाले मामले में, कि अध्यक्ष रबर स्टैंप ना हो। और 75 साल वाला मामले में कुछ बड़ा खेल हो सकता है। जी, बड़ा खेल हो सकता है 75 साल वाले मामले में, क्योंकि मोहन भागवत ने पहले ये बयान दिया है। उनसे पहले अमित शाह ने रिटायरमेंट की बात की। रिटायरमेंट की बात 64 वर्षीय अमित शाह ने क्यों की, वो भी गुजरात में जाके। ये ज़रा सोचिएगा, हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं। लेकिन इनके बाद, अमित शाह के बाद जब आगे बढ़ते हैं तो सप्ताह भर भी नहीं बीता, 3 दिन, तीसरे दिन मोहन भागवत फिर आ गए और वो कह रहे हैं 75 साल। और नागपुर में उन्होंने ये बात की एक किताब के विमोचन में। और जबकि 11 सितंबर को मोहन भागवत 75 साल के हो रहे हैं और 17 सितंबर को ठीक 6वें दिन, यानी भागवत के 6ठी वाले दिन, नरेंद्र मोदी 75 साल के हो रहे हैं। चलिए देखते हैं कौन
आगे आता है। क्या कामराज फॉर्मूला यहाँ लागू होगा जो प्रशांत टंडन जी कह रहे हैं? अनीश जी आपके पास आना चाह रहा हूँ। अनीश जी आवाज़ आ रही होगी, आप एपी सेंटर में बैठे हुए, हम एपी सेंटर बता रहे हैं, एपी सेंटर में बैठे हुए हैं और आपसे उस समय पूछ रहा था मैं कि आपको फॉर्म मिला है कि नहीं मिला है, आपने फॉर्म भर दिया है या वो 35,70,000 में आप भी हैं, आपका नाम तो नहीं है, ये भी चेक करना होगा क्योंकि ये पता नहीं ये नाम कहाँ से आ गया। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि पब्लिक रिएक्शन ज़रा बताइए, आपकी बातचीत होती होगी लोगों से इस पूरे मसले पे, नेताओं की बात, बाकी एक तो पब्लिक रिएक्शन एसआईआर पे, दूसरी चीज़ जो घटनाक्रम बहुत तेज़ी से बदलते हुए, जिसमें अपराध की घटना उसको हम तेज़ी से बदलते हुए देख रहे हैं, उस अपराध की घटना का क्या रिएक्शन है बिहार की सड़कों पे, बिहार के लोगों के बीच बातचीत आपकी होती होगी, उस लिहाज से समझना चाहता हूँ। देखिए राजीव जी, इसमें 2-3 बातें हैं। आपने जब बातचीत की शुरुआत की तो कहा था कि बिहार एक केंद्र, एपी सेंटर है, शब्द का आपने इस्तेमाल किया। देखिए कि बिहार पूरे हिंदी क्षेत्र में ये एक लॉ है जहां भारतीय जनता पार्टी को अपनी बदौलत सत्ता आज तक हासिल है। और आज जब भाजपा अपने सबसे ऊंचाई पर है, सबसे अच्छे दिनों में है, और उसको लग रहा है कि अगर अब हम बिहार में अपनी बदौलत सत्ता नहीं हासिल कर पाएंगे तो फिर कभी नहीं कर पाएंगे। और मैं आपको पिछला चुनाव याद कराना चाहता हूँ। 2020 में सारे जो पोल एनालिस्ट थे, जो एनडीए को बहुत आसान जीत बता रहा है, लेकिन बहुत मुश्किल से, बहुत कठिनाई से हेरा फेरी करके मात्र 12,000 ज्यादा इलाके वो सरकार बना। आप देखिए 2019 में अभी बातचीत हुई थी कि बाहरी वोटर हैं, बांग्लादेशी हैं या घुसपैठी हैं। संसद में बिहार ने बोला है कि सिर्फ 3 वोटर, याद रखिएगा, सिर्फ 3 वोटर ऐसे हैं जिनको उन्होंने कहा कि घुसपैठिया। 19, 20 का चुनाव, 24 का चुनाव, आज जब उनको 2024 के इलेक्शन में उनकी सभी सीटें काफी घट गई, 303 से 240 घट गई, तब उनको अचानक से ये बांग्लादेशी और ये सारा इलेक्शन कमीशन ने, ये खबर सबको पता है कि कैसे प्लान कराया, कैसे उस पर बातचीत करने की कोशिश। जो सीमांचल का इलाका है, पूर्णिया है, किशनगंज है, अररिया है, ये सब ये भाजपा यहाँ से अमूमन उसको सीटें बहुत लगभग नगल में आती। तो ये बहुत दिन से इनका लगभग 2-3 दशकों से बांग्लादेश में हर चुनाव में ये सवाल उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार उनको मुंह की खानी पड़ती है। सवाल यहाँ पर यह पूछे थे कि कौन लोग क्या कर, देखिए जैसा मान रहा था बिहार, आपकी आवाज वो हो रही है, काफी टूट रही है आपकी आवाज, बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन बातें आप कर रहे हैं, कोई बात नहीं, दोबारा कोशिश करेंगे, आप तक आऊँगा। अनीश जी आवाज़ माफ़ी चाहूँगा, बहुत ज़्यादा टूट रही है आपकी आवाज़, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन प्रफुल्ल कोलखियान जी, क्या आपको भी लगता है कि बिहार में जो घटनाक्रम तेज़ी से हम लोग बदलते हुए देख रहे हैं, अपराध की घटना अचानक 3 महीने, पिछले 3 महीने में देखिए आप, हालांकि दोनों साहब जो हैं वो कह रहे हैं, एक पुलिस वाले भी जिनका काम है लॉ एंड ऑर्डर को वहाँ सुचारू ढंग से चलाना, रखना और लोगों को भय मुक्त रखना, चिंता न करें कि हम हॉस्पिटल में हैं तो जिंदा ही रहेंगे। वहाँ हॉस्पिटल जाता है इंसान इसलिए है कि स्वस्थ होकर लौटे, लेकिन हॉस्पिटल में आकर अगर गोली मारकर चला जाए, गुंडे चले जाएं अगर, और उसके बाद कहा जाए कि नहीं किसान जो हैं फ्री रहते हैं 3 महीने, इससे दुखद और क्या हो सकता है। मौसम ही ऐसा है कि अपराध होना है। ये वही बात जो प्रशांत जी बता रहे थे उस समय कि गोरखपुर हॉस्पिटल, गोरखपुर में बच्चे मर रहे थे, उनके बारे में क्या कहा गया। तो इसीलिए क्या इसका असर, चलिए क्या हो रहा है, नहीं पॉलिटिकली इसका असर पड़ते हुए आने वाले चुनाव में एसआईआर को भी किनारे कर देते हैं। सोच लीजिए अभी एसआईआर नहीं है, पॉलिटिकली इसका असर पड़ते हुए देखते हैं आप बीजेपी और नीतीश बाबू के ऊपर। जी देखिए सर, ऐसा है कि दुखद है मगर ये सच है कि जब बाहुबलियों का प्रभाव बढ़ता है तो चुनाव के समय में अपराधियों को उसी तरह से बुक किया जाता है जैसे शादी ब्याह के मामले में समय में गाजे बाजे को बुक किया जाता है। गाजे वाले को, बाजा वाला को बुक कर लिया,
गाड़ी वालों को बुक कर लिया, तो उसी तरह से इनको बुक किया जाता है। और ये वह समय होता है जब अपराधियों को ये अब आप अपना बनाने के चक्कर में राजनीतिक दल लगे रहते हैं, तो उन पर कार्रवाई कौन करेगा? अब जाहिर है कि अब ऐसी परिस्थिति में जो पुलिस के जो अफसर हैं उनको अपने कर्तव्य को का पालन जिस निष्ठा से करना चाहिए वो करते नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं किसके खाते में कौन बुक हो रहा है, और बुक होने के बाद वो हिसाब किताब करता है। अब किसान जैसे निरीह काम में लगे हुए लोगों को, जो किसान की हालत है उसको आप जो किसान चूंकि खाली रहता है तो हत्याएं बढ़ती है। जिस किसान ने इतने बड़ी संख्या में देश में आत्महत्याएं उनकी हुई है, उन किसानों पर आप हत्या का आरोप लगा रहे हैं कि वो खाली रहते हैं तो हत्या करते हैं। और अगर यह बात सच भी हो तो आप बताइए कि बेरोजगारी की दर बिहार में क्या है, पलायन की दर क्या है, और अगर बेरोजगारी से और काम न होने से अगर अपराध का कोई रिश्ता है तो उस बारे में सरकार क्या सोच रही है, सरकार के पास क्या योजना है? ये तमाम बातें हैं, इसलिए इसका राजनीतिक असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और जनता ये बात समझ गई है कि जनता इनसे भी मुक्ति चाहती है, और इस बाहुबली की जो स्थिति है, बाहुबली की जो अपसंस्कृति है, उससे भी जनता मुक्ति चाहती है। देखिए, आदमी जब भूखा पेट रह जाता है, पेट की आग सबसे तेज आग होती है, और आज बिहार में न सिर्फ पॉलिटिकल राजनीतिक आग जल रही है, पेट की आग भी जबरदस्त ढंग से जल रही है, और इसका राजनीतिक असर पड़ेगा ही पड़ेगा। और राहुल गांधी पिछले दिनों जिस ढंग से राजनीति में सक्रिय हुए हैं, अभी प्रोफेसर रविकांत इस बात की चर्चा कर रहे थे, जिस ढंग से सक्रिय हुए हैं वे आशा की नई किरण के रूप में लोगों की नज़र में उभर रहे हैं, और उन पर लोग भरोसा करते हैं। कितने आत्मविश्वास से राहुल गांधी ने कहा कि मैं जो कहता हूँ यूं ही नहीं कहता हूँ, बहुत सोच विचार के कहता हूँ, और जो कहता हूँ वह होता है। उन्होंने हेमंत बिस्व शर्मा की गिरफ्तारी के बारे में कहा था कि कांग्रेस की वहां पर यानी कि सत्ता परिवर्तन होगा। तो वो जो आत्मविश्वास है वो जनता से उनको जो समर्थन है उसके बल पर है। इसलिए निश्चित रूप से इस अपराधीकरण की जो राजनीति है उसका असर लोगों पर पड़ेगा। सर जी बिल्कुल बिल्कुल। अनीश जी के पास एक बार फिर से आना चाहता हूँ। अनीश जी, आवाज आ रही है मेरी जरा, क्योंकि आपका वीडियो था। जी प्लीज अपनी बात जी प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए, क्योंकि उस समय आवाज आपकी कट रही थी बहुत ज्यादा। वही मैं कह रहा था कि राजीव जी, जैसा आप मैंने पिछले चुनाव से तुलना कर रहा था, आपने पूछा था कि लोगों की प्रतिक्रिया कैसी। जी अब ये जाने कि लोगों में एक अनिश्चय, अशांति और एक आक्रोश सबका मिला जुला हुआ है। सबके भीतर ये आशंका घर कर गई है कहीं भीतर गहरे में कि कहीं हमारा नाम काट तो नहीं दिया जाएगा। आप जैसे देखिए, आपने 15 लाख वोट की बात की, लगभग आप अगर इसको हर कंस्टिट्यूएंसी से अगर डिवाइड करेंगे तो लगभग 14 से 15 हजार वोट आएंगे। बिहार में आप जानते हैं कि दोनों गठबंधनों की बहुत ही क्लोज टाइट फाइट होती है। तो इनकी योजना ये है कि किसी तरीके से जब नजदीकी या कड़ा मुकाबला होगा, अगर हम इन वोटों को काट देंगे तो चीजें फैसला हमारे पक्ष में। ये लोग जाति का गठबंधन वगैरह अगर ये लिहाज से देखेंगे, जो आज तक सोचने समझने की आदत है, इस मामले में इनका पर्दाभार है। लेकिन बुनियादी चीज जो राजनीतिक में होती है, पॉलिटिक्स में होती है, ये पॉलिटिक्स में नैरेटिव भाजपा लूज कर चुकी, हार चुकी। और ये चीज आप देखिए कि पहली बार मैं देख रहा हूं कि भाजपा के लोग कार्यकर्ता डिफेंसिव आ गए, और ये एक बड़ा शिफ्ट है बिहार की राजनीति। बिहार वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के लिए कभी भी जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान वगैरह के मुकाबले बहुत डिफिकल्ट प्रदेश रहा है, क्योंकि यहाँ सोशलिस्टों और कम्युनिस्टों की बहुत ही लंबी और गहरी विरासत रही है, लगभग 50-60 दशक की। और अब तो उसमें कांग्रेस भी है और भी कई तरह के दल हैं, तो बहुत ही फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन हो चुका है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही कठिन, बहुत ही मुश्किल होगा। जहां तक नीतीश कुमार की बात है, इस पर कई हमारे वक्ताओं ने भी उस पर बात की। एक बात की तरफ मैं इशारा कर रहा हूं कि शायद आपने
किसी का जिक्र किया कि किसान आजकल फुर्सत में रहते हैं। ये किसानों के लिए तो बहुत सक्रिय, ये तो रोपनी का मौसम, धान के लिए लगातार वो, ये पता नहीं किसने, किस बेवकूफ ने, अहमक ने कहा कि ये किसान अभी अभी धान की रोपनी का चल रहा है, सब जगह किसान उससे परेशान है। बारिश थोड़ी कम हो रही है उत्तर बिहार में, ये दक्षिण बिहार है, उसको लेके चिंता है। ये बहुत ही बेवकूफ है। जरूर भाजपा के किसी कार्यकर्ता या किसी नेत्री ने कहा होगा कि किसान इसमें ये उसकी हालत, तो भाजपा के लिए कठिन बहुत है। एक बात ये बात है, यही लोग जो आज भाजपा लालू के पीरियड को जंगल राज की बात कर रहे थे, एक जमाने में जो जंगल राज था, जी आपकी आवाज कट गई फिर। जी आप आपकी आवाज आ रही आवाज है? जी फिर आवाज कट रही है। चलिए कोई बात नहीं, समझ गया, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण, दोबारा मैं अपनी टीम को कहूंगा कि थोड़ी सी जो आपकी आवाज कट रही है उसको ठीक करेंगे बाद में। लेकिन प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास आना चाहता हूं। रविकांत जी, कैसे देखा जाए जब हम बात करते हैं बिहार की या बात करें हम पूरे देश की, लेकिन एक बात तो यहाँ साफ साफ है कि मामला नागरिकता से जुड़ा हुआ है और किसी न किसी रूप में नागरिकता की तरफ अब सरकार देख रही है। या इसको दूसरे ढंग से देखा जाए कि अपने हिसाब से वोटर लिस्ट तैयार किया जाए, ये गड़बड़ी ही खत्म कर दी जाए, कोई पूछने वाला ना रहे। अब अनीश अंकुर जी का नाम रहेगा कि नहीं रहेगा, कल को नाम इनका कट भी जाता है वोटर लिस्ट से, तो ये घूमते रहे, अपील पे अपील करते रहे, तब तक तो चुनाव निकल जाएगा। उसके बाद फिर अगला चुनाव जो है वो 30 में आएगा, जो नारा दे रहे हैं नीतीश, 25 से 30 फिर से नीतीश। ये तो कह रहे हैं नीतीश बाबू मोदी जी से, मोदी जी मान नहीं रहे हैं, नारा दे दीजिए, मोदी जी तैयार नहीं हो रहे हैं। तो ये जो है ये अपील वाली, मतलब एक वोटर लिस्ट तैयार करना है, ये माना जाए, अपनी लिस्ट तैयार हो, अपना वोटर तैयार हो। हाँ, निश्चित रूप से ये दरअसल लोगों को धमकाने की कोशिश है कि अगर आप हमारे साथ नहीं है। अब जॉर्ज बुश ने जो अमेरिका में कभी कहा था कि जो मेरे साथ नहीं है वो मेरा दुश्मन है। बीजेपी का खेल ये है कि अगर आप हमारे साथ नहीं हैं तो फिर आप इस देश के नागरिक नहीं होंगे। जो ब्रेख्त की कविता है उसकी जो बड़ी सुंदर सी पंक्तियां हैं कि सरकार ने जनता में विश्वास खो दिया है, इसलिए सरकार अब जनता को चुन रही है। ये साहब जनता का चुनाव कर रहे हैं और वो चुनाव का पैमाना क्या है कि आप हमारे साथ हैं कि नहीं हैं, और खतरा कितना बड़ा लटका दिया कि अगर आप हमारे साथ नहीं हैं तो फिर आप देश के नागरिक भी नहीं होंगे। ये उस देश में हो रहा है जहां पर इस आजादी को हासिल करने के लिए 90 साल की लड़ाई लड़ी गई। गांधी जी हो, नेहरू हो, भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, और एक लंबी फेरिस्त, डॉक्टर अंबेडकर से लेकर के, और बस इनको छोड़ करके जी इन्होंने आजादी के आंदोलन में नाखून भी नहीं कटवाया, बल्कि 42 के आंदोलन में अंग्रेजों के साथ खड़े थे, फौज में भर्तियां करवा रहे थे बाकायदा, और ये कह रहे थे कि इस आंदोलन में शामिल नहीं होना। सुभाष चंद्र बोस के भारत छोड़ो, सुभाष चंद्र बोस के आंदोलन में, उसमें भी सीधे आजाद हिंद फौज के खिलाफ अंग्रेजी फौज में लोगों को जाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने माफिया ही नहीं मांगी हैं, अपनी जेबें भी भरी हैं, जासूसी की है। किसके खिलाफ? इस देश के उन महान लोगों के खिलाफ जिन्होंने 9-9 साल जेल में काटे। जिस नेहरू की ये आलोचना करते हैं, रोज कोसते हैं, नेहरू ने 9 साल जेल में बिताई, ये 9 दिन नहीं बिता सकते।
और मुझे याद है 42 के आंदोलन में अटल बिहारी वाजपेयी थे, 2 घंटे में वापस आ गए थे, बोले साहब हम तो इसमें थे ही नहीं, हमको माफ करो, हम तो है ही नहीं इसमें। ये वो लोग हैं। लेकिन झूठ इतना, अभी कहिए पूरी फेरिस्त बना दें कि कितने संघ के लोग शामिल थे उसमें, इनका बस चले तो ये तो फोटो भी बना करके देते कि कितने संघ के लोग देखिए फांसी पर चढ़ रहे थे। लेकिन अब वो हो नहीं सकता। एक बड़ा जबरदस्त झूठ मुझे लगता है अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा पार्लियामेंट के भीतर कि हमको पंडित जी ने कहा था कि अटल तुम एक दिन प्रधानमंत्री बनोगे। मैं तो बहुत दिनों से तलाश कर रहा हूं कि इसका गवाह कौन है, किसी किताब में मिल जाए मुझे कि साहब अटल बिहारी वाजपेयी को नेहरू जी ने फला आदमी के सामने कहा था। नेहरू जी नहीं है, अब मैं बोलूं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने मुझे कहा था और पार्लियामेंट में बोल दूं तो कौन है कि जो इनकार करेगा। इतने झूठे लोग हैं ये। लेकिन सत्ता में आने के बाद ये असल में इस देश के लोकतंत्र को डस रहे हैं। नागरिकों की नागरिकता छीनना, अब मैं उस भाषा में बोलना नहीं चाहता, कई बार गुस्सा बहुत आता है मत कीजिए गुस्सा कि जो इतने बलिदान के बाद हासिल हुआ है, आप कौन होते छीनने वाले? आप सर्टिफिकेट देंगे? इस देश के स्वाधीनता आंदोलन में मुसलमानों की एक लंबी फेरिस्त है जी, इन्होंने अपनी कुर्बानियां दी। आप उनसे नागरिकता का प्रमाण पत्र मांगेंगे? वो अपनी मर्जी से इस देश में है। अब समस्या क्या है कि दलित बगल में कुर्सी पर बैठ गया है। ये जो हिंदुत्व है ये वही है। अब बहुत सारे उपन्यास हैं, अब मैं उन चरित्रों का जिक्र नहीं करूंगा कि ये तो विधायक बन गया है, विधायक वोट से बना है तो इसका वोट ही छीन लो, पर कल को आप पॉलिटिकल रिजर्वेशन छीनेंगे। तो राहुल गांधी जो आज कह रहे हैं, और मैं तो सैल्यूट करूंगा, इस देश के लोगों को सैल्यूट करना चाहिए कि जिस भाषा में राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये मनुवादी मानसिकता के लोग जो बैठे हुए हैं वो इन दलितों, वंचितों, पिछड़ों के उन अधिकारों को खत्म करना चाहते हैं ताकि उनके शोषण किया जा सके, जो हजारों साल तक करते रहे, वही करने के लिए सारा खेल रचा जा रहा है जी। वो इनके रास्ते में डॉक्टर अंबेडकर का संविधान है, नागरिकता है, तो वो कर नहीं पाएंगे। मैं बार बार कहता हूं चीज, ये कर नहीं पाएंगे। लेकिन खेल वही रचा जा रहा है कि आप हमारे साथ नहीं है तो फिर आप देश के नागरिक नहीं हो जी। ये जो दिन में सपना देख रहे हैं ये पूरा होने वाला नहीं है। ये बिहार का चुनाव ही बता देगा। राजीव, बिल्कुल बिल्कुल। 2-3 अपडेट्स के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। एक तो अनीश अंकुर जी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कुंदन कृष्णन ने कहा था, आज ही कहा कि कई हत्याएं हो रही हैं बिहार में और इस मई जून में हत्याओं की वारदात पहले से होती आई है। जब तक बरसात नहीं होती ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसानों को कोई काम नहीं रहता, इसलिए वो अपराध करते हैं। बारिश होने के बाद किसान व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं कम हो जाती हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कुंदन कृष्णन का ये बयान, इस पर प्रतिक्रिया आई है बिहार के उप मुख्यमंत्री साहब की प्रतिक्रिया विजय सिन्हा जी की। और विजय सिन्हा जी 2 कदम आगे बढ़ के कह रहे हैं कि किसान हत्याएं नहीं करते, जो मुफ्त की खाते हैं वो हत्याएं करते हैं। मुफ्त की कौन खा रहा है? 5 किलो वाला? चलिए सोचिएगा। और मुफ्त की बातें करने वाले ये दोनों हत्या करते हैं। एक तो ये। तीसरी बात, मटन भात की पार्टी में गए कि नहीं आप अनीश जी? जेडीयू की पार्टी जो है, जेडीयू की मटन भात की पार्टी जो चल रही है सावन के महीने में, तो आरजेडी की पार्टी या वो मछली दिखा दें तो उस पर आफत,
और मटन भात पे आफत नहीं। चलिए खैर, इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनिश जी आपका, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर रविकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल